जी, नमस्कार। मैं एम्सली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। आपकी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी, आई होप पसंद कर रहे हो आप लोग। तो आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, कुछ ओबीजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके प्री के बेस्ड हमने क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि प्री में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और पूछे भी गए हैं आगे पासेज में। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि कोई भी चीज़ का किसी चीज़ का भी डाउट जो है वो आपका नहीं रहे आगे पासेज में। अब मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें कुछ बच्चों का कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर हमने तो सुना है कि सर नॉर्थ-सेट के अंदर जो नॉर्थ-सेट का प्री का एग्ज़ाम जो होता है, प्री के अंदर जैसे 50% का क्राइटेरिया किसी बच्चों के लिए रखा गया है, जनरल जनरल कैटेगरी के लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है? अब जब रखा गया है तो बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि सर जितने भी 50% वाले बच्चे होंगे, वो क्या मेंस के लिए एलिजिबल होंगे या फिर उनके अंदर 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा? उनको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। देखो, मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सिर्फ़ 5 गुना बच्चे लिए जाएँ। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मेंशन है कि जो भी बच्चा 50% का क्राइटेरिया पार करता है, वो मेंस के लिए एलिजिबल होगा, मेंस के एग्ज़ाम में बैठेगा और यही बात सत्य है। तो आपको किसी की चीज़ के बहकावे में नहीं आना है, जस्ट क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है तो जस्ट क्वालीफाई करके आना है। आगे बात समझ में आपको मेरिट नहीं डालनी है, उसके अंदर एकदम आपको होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो सकते हो। आगे बात समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? चलिए, अब मैं आपसे कुछ क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ एक मोटिवेशनल के बारे में बात करते हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता अगर आपने बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इस बात का तात्पर्य ये है बच्चों कि आपने रास्ता जो है अपनी मंजिल को पाने के लिए आप उस रास्ते पे चल पड़े हो, तो चलते ही रहो। 100% जो चलता रहता है, जो रुकता नहीं है, जो कंटिन्यूटी पढ़ता रहता है, उसको 100% मंजिल मिल जाती है, चाहे 1 साल बाद मिले, चाहे 2 साल बाद मिले, चाहे 3 साल बाद मिले। आपको वेट एंड वॉच करना है, पढ़ते रहना है, किसी भी एग्ज़ाम को आपको ये नहीं है कि हताश होके बैठ गए, एक बार फेल हो गए तो, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देता है, जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं, जैसे किसी ने 1 अटेम्प्ट दिया, वो क्या करते हैं कि छोड़ने की कोशिश करते हैं, अपना चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपना प्रोफ़ेशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक बार नहीं मिला क्योंकि कोई-कोई चीज़ जो होती है, कोई-कोई जो एग्ज़ाम होती है, वो अपना टाइम माँगती है प्रॉपर। वो आपसे अपना टाइम माँगती है प्रॉपर। जैसे नॉर्थ सेट है, तो नॉर्थ सेट को अगर क्रैक करने के लिए 6 मंथ का टाइम बहुत है। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे से एकदम प्रिपेयर होके जाए अपने से, तो वो 6 महीने का टाइम बहुत है उसके लिए। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी का तकरीबन 2 साल का कोर्स होता है उसका बच्चों। तो अगर आपने 2 साल कंटिन्यूटी के अंदर दिए हैं, तो 100% आपकी सफलता तय है। किसी भी चीज़ का एक टाइम होता है, किसी भी चीज़ का वक़्त होता है, उस वक़्त पे आपको रुकना है। आगे बात समझे बच्चों, चलिए हमारा क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ईज़ी क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं होंगे आज के क्वेश्चंस क्योंकि जो प्री का पेपर आने वाला है, वो एकदम ईज़ी आने वाला है। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, नहीं आए तो मैं आपको समझाऊँगा, कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर्स दिए होते हैं, आप वहाँ पे कॉल, मैसेज करके बात कर सकते हैं, किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन को एकदम फ्री माइंड होके बैठ जाइए, बताएँगे क्वेश्चन क्या है। ये व्हाट टाइम ड्यूरिंग द प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या कह रहा है कि ए व्हाट टाइम कौन सा टाइम होता है ड्यूरिंग द प्रीनेटल डेवलपमेंट शुड द नर्स एक्सेप्ट एक्सपेक्ट द ग्रेटेस्ट वेट फीटल गेन फीटल का जो वेट है वो कब सबसे ज्यादा गेन करता है, कौन से पीरियड के अंदर करता है, मुझे आंसर बताएंगे फटाफट से। क्या आंसर इसका होने वाला है? चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट व्हाट टाइम कौन सी टाइम ड्यूरिंग द प्रीनेटल डेवलपमेंट। अब प्रीनेटल क्या होता है, काफी बच्चों को ये पता नहीं होगा। शुड द नर्स एक्सेप्ट
शुड द नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि कौन से समय में, कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज्यादा वेट गेन होता है फीटस का। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, क्वेश्चन को आपने देखा है या नहीं देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताएंगे फटाफट से क्या आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात आपको प्रीनेटल का मतलब समझना है। प्रीनेटल क्या होता है, पोस्टनेटल क्या होता है, इंट्रानेटल क्या होता है, इनके बारे में पता है आपको। चलिए, आपने मेरी, मुझे लगता है कि आपने मेरी ओबीजी की क्लासेस जो है वो नहीं लिए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। एक होता है प्रीनेटल। ठीक है, प्रीनेटल का मतलब होता है जो बर्थ से पहले वाला टाइम होता है। बर्थ से पहले वाला टाइम होता है, मतलब कि 28 वीक से लेके 36 वाला जो टाइम होता है उसको कहते हैं प्रीनेटल पीरियड, उसको कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। एक होता है इंट्रानेटल, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों इंट्रानेटल। इंट्रानेटल का मतलब क्या होता है कि जो लेबर का जो पीरियड होता है, इंट्रापार्टम हेमरेज आपने सुना होगा, इंट्रापार्टम हेमरेज आपने सुना है, पोस्टपार्टम हेमरेज आपने सुना है, ऐसे ही नेटल पीरियड होते हैं। पीरियड, नेटल का मतलब होता है पीरियड। इंट्रापार्टम जो आपकी लेबर की प्रोसेस चल रही है उसको कहते हैं, आगे बात में। एक होता है पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल का मतलब समझा है आपने। पोस्ट नेटल का मतलब होता है कि बच्चा डिलीवर हो चुका है, प्लेसेंटा बाहर निकल चुका है, उसके 6 मंथ्स तक का पीरियड जो होता है, मतलब डिलीवरी टू 6 मंथ तक का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। उसको कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, क्या कहते हैं मेरे प्यारे लालाओ, क्या कहते हैं उसको, कि सर उसको हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है, सिंपल बातें हैं। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ही क्या होता है, हेमरेज वाला होता है। अगर ब्लीडिंग, इफ ब्लीडिंग, देखो क्वेश्चन को हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं यहाँ पे, हमें उसके इर्द गिर्द सारी चीजों को पढ़ना है। उसी को एक पैटर्न कहते हैं, उसी को एक क्वेश्चन आंसर्स करने का तरीका कहते हैं। आगे बस में कि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसको सबको बताना, उसी को कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव पढ़ाई। आगे बात में ऐसे ही तरीके से आप सक्सेस हो सकते हो कि सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलें, अपने माइंड में जो जो चीज़ आ रही हैं उनको पढ़ते चलें। आगे बात में, तो अगर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को हम हेमरेज भी कह सकते हैं। देखिए सर, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर ये ब्लीडिंग 28 टू 36 वीक के बीच में होती है तो उसको क्या कहेंगे कि सर सॉरी प्री पार्टम हेमरेज। आगे बात समझ में, एक होता है प्री पार्टम हेमरेज, एक होता है इंट्रा पार्टम हेमरेज, एक होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज। पता है आप सभी को। अगर लेबर के दौरान क्या होती है बच्चों, लेबर के दौरान अगर ब्लीडिंग होती है किसी महिला को, मतलब नॉर्मल तो होती ही होती है, कि सिजेरियन सेक्शन में सर आपने बताया कि सर 1 लीटर तक खून चला जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 500 ml तक का खून चला जाता है। अगर ये ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंट्रा पार्टम हेमरेज। इंट्रा पार्टम हेमरेज मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आईपीएच। एक होता है पीपीएच। पीपीएच का मतलब कि डिलीवरी के बाद 6 महीने तक का अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको कहते हैं पीपीएच, उसको कहते हैं पीपीएच। कहते हैं या नहीं कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर बिल्कुल कहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब मुझे अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि सर प्रीनेटल का पीरियड की बात हो गई है। प्रीनेटल का मतलब है कि 28 वीक से 36 वीक का पीरियड जो होता है प्रीनेटल पीरियड कहलाता है। अब प्रीनेटल पीरियड वैसे तो ऑल ओवर होता है, लेकिन मोस्टली हम डिपेंड करते हैं किस चीज पे, कि 28 वीक्स पे, और 36 वीक्स तक का जो पीरियड होता है उसको प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे मेरी बात पे ध्यान दिया है, अगर किसी बच्चे ने मेरी बात पे ध्यान दिया है तो वो उसका आंसर उसके निकल के आ गया होगा और उसने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर जाने वाला है। थर्ड ट्राइमेस्टर क्यों जाने वाला है? सबसे ज्यादा वेट गेन जो होता है इसी कंडीशन में होता है। टोटल जो वेट गेन होता है मेरे प्यारे लाल लालियों कितना होता है? अगर मैं आपसे टोटल वेट गेन की बात करता हूं तो टोटल वेट गेन कितना होता है कि सर 11 kg होता है। 11, 1, 5 एंड 5 kg होता है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो कितना होता है कि सर 1 kg होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 होता है। अब मैं आपसे, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि सर आपने 5 5 बता दिया है, लेकिन इनको सेकंड क्यों नहीं माना गया, थर्ड ही क्यों माना? क्योंकि सबसे ज्यादा वेट गेन, मतलब कि 5 से ज्यादा भी हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि क्या क्यों होता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर? क्योंकि यहाँ पे फैट डिपोजिशन होता है बच्चे के अंदर।
फैट डिपोजिशन के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट गेन देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ही क्यों मिलता है? किसी चीज़ का कारण भी तो होता है ना? किसी भी चीज़ का कारण होता है, उस कारण के बारे में आपको पता है, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस मामले में, तो आप किसी भी कैसे भी क्वेश्चन घुमा-फिरा के दे दें, क्वेश्चन को आप करेक्ट करके आओगे। आगे बात समझ में, तो इसी प्रकार आपके क्वेश्चंस जो हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट जो हैं, वो हम एक-एक करके क्लियर करवाएँगे। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आपको बिल्कुल भरोसा रखना है। आगे बात समझ में, और पेशेंस रखना है। आगे बात समझ में? अब थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्यों होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ड्यू टू द फैट डिपोजिशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैट डिपोजिशन कब होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। आगे बात समझ में क्लियर कट बात है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका भी फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आंसर नहीं जाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं जाएगा, इम्प्लांटेशन पीरियड नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन की अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है दूसरा। क्या कह रहा है कि सर एक क्लाइंट टेल द नर्स, एक क्लाइंट कह रहा है नर्स से कि द फर्स्ट डे ऑफ द हर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब कि एलएमपी या एलएमपी उसकी कितनी है कि सर 22 जुलाई 2010 है। कि सर उसकी 22 जुलाई 2010 क्या है, उसकी एलएमपी डेट है। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब कि जो उसका लास्ट समय था मेंस्ट्रुअल पीरियड आने का, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, अब उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, तो अब क्या निकालना है कि सर एस्टिमेटेड डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। मतलब कि यहाँ पे ईडीडी को पूछा गया है कि सर ईडीडी कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन सबसे बहुत बेहतरीन है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन आपको आना चाहिए। अब ईडीडी कैसे निकालते हैं भैया? आप सभी ने सुना होगा नेगेल्स फार्मूला क्या होता है। नेगेल्स ने एक फार्मूला दिया था, उसके अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको पीरियड पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को समझना होगा। इसको समझने से पहले आपको पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को समझना होगा कि प्रेगनेंसी जो है वो कितने दिन की होती है, कितने वीक्स की होती है, ठीक है, और कितने मंथ की होती है। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, देखो। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो टोटल जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने दिन की होती है? 280 डेज की होती है। और कि सर 9 मंथ्स प्लस 7 डेज की भी होती है। और वीक्स के अंदर 37 वीक्स की होती है। ये तीनों आंसर आपको पता होने चाहिए। ये तीनों आंसर आपको पता हैं, तो आप 100% अपना क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? ईडीडी निकाल सकते हो। अब मैं आपको इसको फॉर्मूले को पुट करके बताता हूँ, ठीक है? आपकी जो ईडीडी है वो कितनी है मेरे बच्चों? कि सर 22 प्लस 22 जुलाई 2010, ठीक है? 2010 को अभी रहने देते हैं। फिलहाल हम 22 जुलाई पे फोकस करते हैं। अब मैं इस फॉर्मूले के आपको निकाल के दिखाता हूँ। आपने क्या देखा कि सर 22 जुलाई, और 22 जुलाई से 22 अगस्त, ठीक है? 1 महीना हो गया। अब 22 जुलाई से 22 अगस्त का 1 महीना हो गया। तो अगस्त अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। क्या आया? कि सर अप्रैल निकल के आया 9 महीने पे। कि सर 9 महीने पे तो 22 अप्रैल निकल के आ गया। ये 9 मंथ हमारे पूरे हो गए। अब इसमें आपने दे रखा है कि सर 7 डेज़ भी हमें इंक्लूड करना है, तो हमने इसके अंदर 7 डेज़ भी इंक्लूड कर दिए, तो कितना आ जाएगा कि सर 22 प्लस 7 कितने हो गए? हमारे 29 अप्रैल का हमारा क्या देखने को मिला आपको? 29 अप्रैल 2011, क्योंकि ये साल बदल गई है, तो 29 अप्रैल 2011 जिसका भी आंसर है, करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। आपका बी आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर। जिसने भी करेक्ट आंसर किया है उसको उसके लिए तालियाँ हैं। उसके लिए मेरी तरफ से शाबाशी है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? कि सर हमारा क्या आपको देखने को मिला? कि सर हमारा क्या देखने को मिला कि सर 29 अप्रैल जिसका भी आंसर आया है वो करेक्ट आंसर है। किसी भी तरह के फॉर्मूले में फँसने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको अपनाना है। देखो तरीके बहुत सारे हैं किसी भी चीज़ को करने के, लेकिन आपको जो तरीका है सिंपल, आपको आंसर निकालना है, आपको टीचर नहीं बनना है। मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए ईज़ी हैं और ईज़िली आप रिकॉल कर सकते हो कहीं पे भी। आगे बात समझ में, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है। जब भी आप ईडीडी निकालते हो तो आपको 9 मंथ्स प्लस 7 डेज का फॉर्मूला अपनाना है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्या आपको घबराना नहीं है? चलिए एक आंसर और मैं देता हूँ आपको, इसका ईडीडी निकाल के मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे कि क्या ईडीडी इसका होने वाला है, ठीक है? मैं आपको देता हूँ 13 मई 2018। इसका आप ईडीडी निकाल के मुझे बताएंगे। जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है वो ईडीडी निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा प्लीज़, ठीक है? मैं समझ जाऊँगा कि आपको ईडीडी वाला ऑप्शन जो है वो समझ में आ गया है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट चेंज डज ए नर्स एक्सपेक्ट, व्हाट चेंज मतलब कौन सा चेंज डज ए एक्सपेक्ट करती है क्लाइंट इज द हेमेटोलॉजिक सिस्टम ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर इन द प्रेगनेंसी। हेमेटोलॉजिक का मतलब समझ रहे हो, हेमेटोलॉजिक का मतलब है कि सर हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल कम होता है, लेकिन क्यों होता है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को तरीका समझना है सिर्फ आपको। क्वेश्चन अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं ओबीजी के रिगार्डिंग तो आप इसका 100% आंसर क्लिक कर सकते हो। अगर आपने नहीं लिए हैं, कहीं अदर जगह से पढ़ा है, तो आप इसका नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई हैं, अपडेट हैं, आपने नहीं पढ़ी होंगी, इसीलिए मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। आगे प्रोसेस में तो आपको बिल्कुल भी एकदम क्लियर माइंड से सोचना है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप इसका आंसर बता दोगे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, हमारे बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है बच्चों, कि सर हम मान लेते हैं 6 लीटर। कितना होता है कि सर हमने मान लिया 6 लीटर, 6 लीटर हमने अपनी बॉडी के अंदर ब्लड मान लिया कि सर हमारे अंदर कितना ब्लड होता है, कि सर 6 लीटर होता है। अब जब प्रेगनेंसी होती है, जब क्या होती है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारा प्लाज्मा जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, प्लाज्मा जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। अब 6 लीटर के अंदर हमारा कितना था, कि सर 15 ग्राम पर डीएल हमारा हीमोग्लोबिन था। कितना था, कि सर 15 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन था। और हमारे पास कितनी आरबीसीज थी, कि सर हमारे पास थी आरबीसीज 4 लाख थी। नॉर्मल मान लेते हैं 4 लाख हमारे पास आरबीसी थी 6 लीटर ब्लड के अंदर और 15 ग्राम पर डीएल के अंदर। ये एग्जाम्पल है बच्चों, है ना, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के तौर पे। अब आपने देखा कि 6 लीटर के अंदर 4 लाख, तो 4 लाख तो क्या थी हमारे पास आरबीसी थी, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कितना था, कि सिर्फ 15 ग्राम पर डीएल था, ठीक है। अब जैसे ही प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के अंदर आप सभी को पता है कि प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ता है तो आरबीसीज तो अपनी जगह पे ही रहती हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये प्लाज्मा का वॉल्यूम, अगर इसके अंदर और पानी मिला दिया, अगर 6 लीटर ब्लड के अंदर और प्लाज्मा हमने मिला दिया, तो ये कितना हो गया, कि सर 8 लीटर हो गया, कि सर ये कितना हो गया, कि सर 8 लीटर हो गया। तो 8 लीटर ब्लड के अंदर भी कितनी हमारी आरबीसीज हैं, कि सर 4 लाख हैं, और 15 ग्राम पर डीएल के हिसाब से ही हमारा जो है हीमोग्लोबिन है उसके अंदर, है या नहीं। तो इसके अंदर जो चीजें बड़ी हैं वो क्या बढ़ा है, कि सर ओनली प्लाज्मा बढ़ा है, हमारी आरबीसीज और हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो अपनी जगह पे है। आगे बसेस में सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल कहानी है, आपको आंसर करना है। क्या आंसर दे रखा है देखो, कि प्रेगनेंसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा चेंज एक्सेप्ट करती है, मतलब क्या चेंज होता है प्रेगनेंसी के अंदर जो हेमेटोलॉजिक सिस्टम ड्यूरिंग द सेम। हेमेटोलॉजिक का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि सर हीमोग्लोबिन और आरबीसी इरिथ्रोसाइट जो है उसका लेवल कम क्यों होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे क्या होता है, क्या होता है बच्चों, कि इंक्रीज हेमेटोक्रेट लेवल, हेमेटोक्रेट लेवल इंक्रीज नहीं होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसीज कम हो जाती है। हेमेटोक्रेट किसे बोलते हैं, हेमेटोक्रेट, आपको ये समझना है कि एक जार के अंदर क्या था, कि सर चीनी, 1 किलो पानी के अंदर 1 किलो चीनी हमने मिलाई हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमने दूसरे जार के अंदर 1 किलो चीनी है, लेकिन यहाँ पे 2 किलो पानी है, यहाँ पे 2 लीटर पानी है, तो उसका चीनी का लेवल जो है कम हो गया, प्लाज्मा का लेवल बढ़ गया, पानी का लेवल बढ़ गया, तो यहाँ पे चीनी का लेवल कम देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे सीन होता है कि इंक्रीज बता रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियों, अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो करेक्ट आंसर होता, कि यहाँ पे डिक्रीज नहीं है। इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, बहुत बढ़िया आंसर है, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, कि ब्लड वॉल्यूम या प्लाज्मा वॉल्यूम आपको मिल सकता है, दोनों के दोनों लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। आगे बात समझ में, ए डिक्रीज सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज नहीं होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा हो जाती है। आगे बात समझ में, चलिए ये भी गलत हो गया। ए डिक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल डिक्रीज होने का कोई रेस्पॉन्सिबल कोई काम नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे ही है, वो कम नहीं हुई है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि सर आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, कम कहाँ हुआ है, स्टार लैक नॉर्मल है तो नॉर्मल है वहां पे, तो वहां पे अगर नॉर्मल देखने को मिल रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ी है, पानी की मात्रा बढ़ी है, हीमोग्लोबिन का लेवल का जो है, आरबीसी का लेवल जो है, डब्ल्यूबीसी का लेवल है, वो कम नहीं हुआ है बच्चों। मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसका लेवल
जो हमारी सेल्स है उसका लेवल कम नहीं हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका लेवल बढ़ा है कि सिर्फ़ वहाँ पे प्लाज़्मा का लेवल बढ़ा है, बस। आगे बात समझ में? किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझना है। आगे बात समझ में? चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग द ड्यूरिंग ए फिजिकल इन द During the physical in the parental clinic, the client vaginally mucosa is observed to have the purplish discoloration. अच्छा, फिजिकल आपने क्या किया है? आपने उसको क्या किया है बच्चों? आपने उसको फिजिकली देखा है, डॉक्टर ने उसको फिजिकली देखा है, क्लाइंट की जो वेजाइना है, म्यूकोसा है, वेजाइना की जो म्यूकोसा है, वो कैसी देखने को मिल रही है? पर्पलिश डिस्कलरेशन देखने को मिल रही है। पर्पल डिस्कलरेशन हो गया है, पर्पल कलर की हो गई है। एंड व्हाट साइन कौन सा है? कौन सा साइन आपको देखने को मिलता है? शुड नॉट नर्स डॉक्यूमेंट द क्लाइंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। वो कौन सा नाम उसके अंदर लिखेगी? क्या हैगार लिखेगी? क्या गुडेल साइन लिखेगी? ये जितने भी साइंस हैं बच्चों, क्या है? साइंस है। हैगार साइन लिखेगी, गोडेल साइन लिखेगी, या चैडविक साइन लिखेगी, या ब्रेक साइन कॉन्ट्रैक्शंस लिखेगी? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को समझने का तरीका आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं। देखो, देखो, आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी से कौन कौन से साइंस होते हैं, और नहीं सुने हो तो प्लीज मेरी वॉच फुल वीडियो जो है वो वॉच करें। और शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जो साइंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है प्रोबेबल साइंस, एक होता है प्रोबेबल साइन, एक होता है, ऐसे लिखो, पहले तो होता है प्रिजम्पटिव साइन। पहला होता है प्रिजम्पटिव साइन होता है, दूसरा लिखो प्रोबेबल साइन होता है, प्रोबेबल साइंस होते हैं, एक होता है डेफिनेटिव साइन। क्या आपने सुना है? क्या आपने सुना है मेरे प्यारे बच्चों? अगर नहीं सुना है तो प्लीज सुन लीजिएगा ध्यान से। देखो, प्रेजेंटिव साइन वो होते हैं जो खुद प्रेजेंट करता है। कौन करता है? कौन करेगा? जो हमारा पेशेंट होगा। पेशेंट कहेगा आपके पास आके कि मुझे ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। क्या होता है? ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, इरिटेशन रहता है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आई है, ठीक है, उसको कोलाज्मा की कंडीशन है, एमेनोरिया जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई तो एमेनोरिया उसको बोल दिया। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो आपको कौन बताएगा बच्चों? वो आपको पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे ये कंडीशंस होने लगी हैं, मुझे नौजिया वोमिटिंग होती है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस जो हैं वो प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं, किसके? प्रेगनेंसी होने के। प्रेगनेंसी की साइंस की बात कर रहे हैं, तीन टाइप के होते हैं, प्रिजम्पटिव होता है, प्रोबेबल होते हैं, और डेफिनेटिव साइंस होते हैं। प्रिजम्पटिव जो साइंस होते हैं वो कैसे होते हैं? जो आपको पेशेंट खुद बताता है। प्रोबेबल साइंस क्या होते हैं? जो आप फील करते हो, जो डॉक्टर फील करता है। फील बाय डॉक्टर, कि क्या करता है? फील बाय डॉक्टर। जितने भी साइंस होते हैं बच्चों, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हैगार साइन होता है, चैडविक साइन होती है, जैक मीवर साइन होता है, ठीक है। आपको फुल वीडियो देखना है, उसमें आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैक मीवर साइन होता है, पाल्मर साइन होता है, ठीक है, ओसिएंडर साइन होता है। बहुत सारे साइंस होते हैं बच्चों, जो कि मैंने आपको फुल वीडियो के अंदर बता रखे हैं, आप उसको जाके देखें, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में, तो आपको मैंने यहाँ पे जितने भी साइंस बताए हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे प्रोबेबल साइंस के अंदर आते हैं। डेफिनेटिव का मतलब क्या है? डेफिनेटिव मतलब कि डेफिनेट बच्चा ही है पेट के अंदर, पेट के अंदर कोई बच्चा जो है वो पनप रहा है। आपने यूएसजी के अंदर फीटस को ही देख लिया, चलो।
आपने यूट्यूब फीटस के अंदर ही यूएसजी के अंदर आपने किया, फीटस को देख लिया, तो मतलब डेफिनेटिव साइन है, बच्चा है, आपने उसकी कार्डियक एक्टिविटी देख ली। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि डेफिनेटिव साइंस ये होते हैं। आगे बात समझ में? अब इनको बताने का मेरा पर्पस क्या है कि सर आपको ये जो साइंस देखने को मिलते हैं, ये जितने भी साइंस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो किसके होते हैं? कि सर प्रोबेबल साइंस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात यहाँ पे पूछी गई है कि सर पर्पलिश डिस्कलरेशन आपको कौन-सा साइन देखने को मिलता है? अगर पर्पल वजाइना आपको देखने को मिलती है किसी फीमेल की, प्रेग्नेंट फीमेल की, तो आपको क्या करना है? कौन-सा साइन आप डॉक्यूमेंट करोगे? तो सिंपल सा आंसर है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर पर्पल आपको वजाइना देखने को मिलती है तो आपको गुड चैडविक साइन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? चैडविक साइन। इसको दूसरा नाम भी इसका होता है जैक मीवर साइन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर जैक वीवर साइन भी इसको बोला जाता है। आगे बात समझ में। अब हैगार साइन क्या होता है? हैगार साइन का मतलब आपको समझना पड़ेगा। अगर आपसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा साइन है, तो आंख बंद करके हैगार साइन लिख सकते हो, क्योंकि और किसी भी साइन पे इमेज नहीं बनती है, हैगार साइन पे ही सिर्फ इमेज बन सकती है। आगे बात समझ में। अब इसको समझने की कोशिश करना। आपने क्या किया कि एक हाथ तो अपने एब्डोमेन पे रखा, आपने एक हाथ एब्डोमेन के अंदर रखा और आपने एक हाथ जो है वो अंदर वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया। अब आपने जब एक हाथ अंदर रखा है, एक हाथ वेजाइना के अंदर इंसर्ट करा है, तो दोनों को आप फील करोगे अंदर से, एक बाहर से करोगे, एक अंदर से करोगे। तो ऐसे आप फील करोगे, तो इसका मतलब समझ लेना, उसको कहते हैं हेगार साइन, उसको कहते हैं हेगार साइन। आगे बात समझ में। गोडेल साइन किसे कहते हैं? कि भैया सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स क्या कहलाता है? गुडेल साइन कहलाता है। सबसे अर्ली साइन होता है, अर्लीस्ट साइन भी इसको बोलते हैं बच्चों, अर्लीस्ट साइन भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले देखने को मिलता है लगभग 6 वीक पे आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे दो क्वेश्चंस और बनते हैं कि आपको प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेग्नेंट लेडी की जो सर्विक्स है वो आपको कैसी फील होती है जब टच करते हो, तो आपको बताना है लाइक लिप। आप जैसे टच करते हो अपनी लिप को, लिप जितने सॉफ्ट होते हैं उतनी ही सर्विक्स सॉफ्ट होती है प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। और अगर आप नॉन प्रेग्नेंट के अंदर देखोगे, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर आप सर्विक्स को देखोगे तो आपको कैसी फील होगी? टिप ऑफ नोज, कैसी होगी बच्चों? कि सर टिप ऑफ नोज की तरह फील होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए, अब हमारा कौन सा बचा है कि सर ब्रैक्सन हिज कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि एकदम से कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, पेन होता है। फीमेल को क्या होते हैं कि पेन होते हैं, जो पेन होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं कि सर इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, नॉन रिदमिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? इर्रेगुलर होते हैं, नॉन रिदमिक होते हैं, उनका कोई तात्पर्य नहीं होता है, कुछ देर के लिए आते हैं, चले जाते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं, चले जाते हैं। और कब से स्टार्ट हो जाते हैं? आपको 16 टू 18 वीक्स से ही स्टार्ट हो जाते हैं ये वाले कॉन्ट्रैक्शंस। जो ब्रैक्सन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो 16 टू 18 वीक्स पे ही आपके स्टार्ट हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? मैंने आपको कौन-कौन सी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे कि मैंने आपको हेगार साइन के बारे में बताया है, गुडेल साइन के बारे में बताया है, एक होता है ओसिएंडर साइन, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों ओसिएंडर साइन होता है। ओसिएंडर साइन का मतलब क्या है? ओसिएंडर साइन का मतलब होता है कि लेटरल फोनिक्स ऑफ वेजाइना पे पल्सेशन का फील होना। तो लिखेंगे यहाँ पे पल्सेशन फील, कि पल्सेशन फील लेटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना, वजाइना के आप लेटरल फोनिक्स पे देखोगे तो आपको पल्सेशन फील्स होते हैं। क्या होते हैं? पल्सेशंस फील होते हैं, उसको कहते हैं ऑस्टिएंडर साइन। लगभग 8 वीक्स पे आपको देखने को मिलता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यही सारे साइंस होते हैं, जितने भी साइंस मैंने थे आपको सारे बता दिए हैं। और भी अगर आपको फुल डिटेल में लेक्चर चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। क्या ये साइन आपको समझ में आ गई? ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना कि व्हाट डज द नर्स एक्सप्लेन द प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट द कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, फिजियोलॉजिक एनीमिया के बारे में क्या वो एक्सप्लेन करेगी? बताएंगे फटाफट से, क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है?
क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है, फटाफट से बताएंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर फटाफट से। कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया की बात यहाँ पे करी गई है। एनीमिया क्या होता है उसको समझना होगा आपको पहले। एनीमिया क्या होता है, मैंने अभी आपको चौथा आंसर जो बताया है, तीसरे आंसर की हमने बात करी है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमने बात करी थी कि क्या बढ़ता है, एनीमिया क्यों होता है। बताएंगे फटाफट। देखो एनीमिया का कारण मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात करते हैं, सिंपल सिंपल सी बात करेंगे कि सर जो एनीमिया होता है, एनीमिया नॉर्मल जो हमारा लेवल होना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, वो मोर देन 11 ग्राम पर डीएल आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, वो कितना होता है कि सर 11 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि सर उसको एनीमिया बोलते हैं इंडिया के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको ये आंसर करना है। इसके भी हमारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि सर एक होता है माइल्ड होता है, एक होता है मॉडरेट होता है, ठीक है, एक होता है सीवियर होता है और एक होता है वेरी सीवियर होता है। अब देखो जो माइल्ड की बात यहाँ पे करी गई है वो कितना होता है बच्चों, कि अगर 9 से 11 ग्राम पर डीएल आपको देखने को मिलता है तो इसको कहते हैं माइल्ड। माइल्ड एनीमिया उसको कहते हैं। अगर यही आपको लेवल जो है वो मॉडरेट के अंदर देखने को मिलता है तो मॉडरेट का जो लेवल होता है वो 7 to 9 ग्राम पर डीएल होता है मेरे प्यारे लाल लालियों। कितना होता है कि सर 7 to 9 ग्राम पर डीएल होता है। अगर ये लेवल आपको 7 से कम देखने को मिलता है, लेस देन 7 ग्राम पर डीएल देखने को मिलता है, तो उसको कहते हैं सीवियर एनीमिया। उसको किसकी कैटेगरी में रखा गया है कि सर सीवियर एनीमिया की कैटेगरी में रखा गया है। अगर वेरी सीवियर की बात करें तो लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन 4 ग्राम पर डीएल के अंदर, मतलब कि इसमें पेशेंट की जान को खतरा है और बहुत ज्यादा खतरा है। इसमें पेशेंट की जान को इतना ज्यादा खतरा है कि आप सोच नहीं सकते वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। आगे बात समझ में। अब आपको एनीमिया के बारे में पता लग गया, लेकिन ये एनीमिया क्यों होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने से ही एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है नहीं जाती। मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि सर जैसे ही हमारा 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हीमोग्लोबिन भी 15 ग्राम पर डीएल के हिसाब से होता है। मैंने आपको नॉर्मल लेवल बताया। अब यही लीटर कितना हो गया कि सर प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपको कितना देखने को मिलेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन का लेवल तो जो है वो कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो तो उतना ही रहेगा। तो ऐसा क्या होगा, तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए आपको देखने को मिलता है। जिसका भी आंसर करेक्ट है, जिसका भी आंसर बी है वो करेक्ट है बच्चों। अभी अभी मैंने आपको बताया है इसके बारे में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डिटेल में इसकी सारी जांचें बताई है। आगे बात समझ में, किसी भी चीज को कहीं पे भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और मेनली कब बढ़ता है प्लाज्मा का वॉल्यूम बच्चों, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर बढ़ता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे तो। क्योंकि यही आंसर मैंने आपको बताया था कहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं आपको अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। सेकंड ट्राइमेस्टर, जिसने भी ध्यान दिया है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे ध्यान दिया होगा। सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, मेटालॉजिक सिस्टम का कम हो जाता है। और क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे लाल लालियों, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर ये आंसर छिपा होता है, तो आपको कुछ चीजों को देखना होता है, सीरियसली देखना होता है। क्योंकि तभी तो कहते हैं कि क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो बच्चों, कि क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करनी है आपको। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। अब बताएंगे यहाँ पे। अब काफी बच्चों का आंसर ये सोच रहे होंगे कि सर यूटिलाइजेशन ऑफ द आयरन, लेकिन बच्चों यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एनीमिया के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे पैथोलॉजिकल एनीमिया के बारे में नहीं पूछा गया है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्यों बताया, यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन डिक्रीज क्यों नहीं बताया, कि भाई आयरन का कम हो रहा है। आयरन भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन को सपोर्ट करता है नहीं करता। तो बच्चों ये किसका कारण होगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सर पैथोलॉजिकल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पैथोलॉजिकल एनीमिया के रूप में, तो आपको क्या बताना है कि डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन जो भी है, आप उसका आंसर कर सकते हो आयरन से रिलेटेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेन बात। आप कैसे भी क्वेश्चन को कैसे भी तरीके से आप कर सकते हो। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द नर्स रिव्यूज द ब्लड टेस्ट। एक नर्स क्या कर रही है? रिव्यू कर रही है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को, क्लाइंट की रिजल्ट को रिव्यू कर रही है। एंड क्लाइंट एंड हु इज 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, जो कि क्या है? 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब 24 उसको हो चुके हैं, वीक्स हो चुके हैं, मतलब लगभग 6 महीने उसको हो चुके हैं अपनी प्रेगनेंसी के। तो विच फाइंडिंग, कौन सी ऐसी फाइंडिंग होगी शुड रिपोर्टेड टू नर्स, रिपोर्टेड टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि उसको बताना पड़ेगा डॉक्टर को। ऐसी कौन सी वैल्यू वो देखेगी नर्स, जिसको उसको डॉक्टर को बताना पड़ेगा? कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कम आपको देखने को मिल रही है, या फिर आपको अल्टर देखने को मिल रही है, जो आपकी वैल्यू है कि इससे इसको खतरा हो सकता है? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना है। देखो प्लेटलेट काउंट यहाँ पे 2,30,000 बता रही है। 2,30,000 प्लेटलेट काउंट है भैया। ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है कि 1.5 लाख से कितनी होती है कि सर 3 लाख तक होती है नॉर्मल, होती है नहीं होती है कि सर बिल्कुल होती है। कि सर हीमोग्लोबिन की बात कर रही है कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहा है, कि सर कितना कम दिखाई दे रहा है? कि सर 0.2% यहाँ पे क्या दिखाई देगा? कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अगर आपने किसी महिला का फास्टिंग ब्लड किया है तो उसका 90 mg पर डीएल आ रहा है। 90 mg पर डीएल क्या कम है या ज्यादा है? बच्चों बताएंगे फटाफट से। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि फर्स्ट फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 70 से 110 mg पर डीएल होता है मेरे प्यारे लाल लालियों। तो नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ? कि सर बिल्कुल हुआ, नॉर्मल हुआ। कि सर ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। कि सर व्हाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं वो 10,000 MM3 है। कितनी है? कि सर 10,000 है। नॉर्मल लेवल कितना होता है एक अडल्ट के अंदर? अडल्ट के अंदर नॉर्मल लेवल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 4,000 से 11,000 तक क्या होता है? नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसीज का। डब्ल्यूबीसीज का जो नॉर्मल लेवल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना होता है? कि सर 4,000 से 11,000 होता है, और 10,000 हमारे पास है। मतलब कि क्या है? कि ये भी नॉर्मल है। तो हमारा सबसे ज़्यादा नॉर्मल क्या है? सबसे ज़्यादा जो कम हमें देखने को मिला है वो क्या देखने को मिला है? कि सर हीमोग्लोबिन का लेवल देखने को मिला है। मतलब कि हीमोग्लोबिन को देख के वो क्या करेगी? हमारे डॉक्टर को बताएगी कि डॉक्टर साहब इसका क्या हीमोग्लोबिन जो है वो 10.8 हो गया है, 10.8 आ रहा है। आगे बात समझ में? सिंपल सी बातें हैं। अगर आपको सिंपल वैल्यूज नहीं पता तो प्लीज़ गो एंड वॉच, जाके देखें फुल वीडियोस में, ताकि आपको सारी चीज़ें टिप्स पे याद हो जाएं बच्चों। आगे बात समझ में? मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ। लेकिन मैंने पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते चीज़ें ऐसी याद कर ली हैं अपने जहन के अंदर कि मैं अगर कहीं से भी क्वेश्चंस करूँ तो मुझे वो आंसर आ जाए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेन मुद्दा ये है, अगर आपने किसी भी लेक्चर को सुना है एकदम ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन होके, तो आप उस लेक्चर को कभी नहीं भूलोगे। 100% अपना दो। किसी भी लेक्चर को ले रहे हो तो 100% अपना दो। आपकी जीत होगी हमेशा, सक्सेस ही होगी। आगे बात समझ में? चलिए, आपको किसी भी पल में घबराना नहीं है, आपके साथ हैं हम। अब देखो, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएँगे, लेकिन ये क्वेश्चन ये ऐसा ही आता है। ये क्वेश्चन 100% आएगा, क्वेश्चन 100%, ये इसको 5 स्टार मार्क कर लेना बच्चों, 5 स्टार मार्क कर लेना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। इतना बड़ा ही क्वेश्चन बनता है ये, इतना बड़ा ही क्वेश्चन बनता है, गढ़पाल स्कोर से क्वेश्चन आता है और आता ही रहेगा। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, सिंपल सी सिंपल लॉजिक बात करेंगे। आपको ज़्यादा इसके अंदर आपको ज़्यादा इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कैसे-कैसे आंसर बताता हूँ, देखो। बहुत ईज़ी इस तरीके से बताऊँगा कि आपकी मज़ा आ जाएँगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जी, ठीक है? एक वर्ड लिखा है जी, जी का मतलब होता है ग्रेविडा। अगर किसी ने नहीं लिया है तो प्लीज़ जाके देखो, 2 क्वेश्चन के कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर। जी, देखो, एक बात का ध्यान रखना, ओबीजी और फंडामेंटल को कभी छोड़ के मत जाना किसी भी एग्जाम के अंदर। एमएसएन को छोड़ देना, लेकिन ओबीजी और फंडामेंटल को कभी नहीं छोड़ना है। ओबीजी और फंडामेंटल आपका कम से कम 50% वेटेज करती है, कम से कम है ये, 50% का वेटेज रखती है। काफ़ी लोग जो होते हैं, लोग बच्चे जो होते हैं, एमएसएन के पीछे भागते हैं, एमएसएन एमएसएन एमएसएन, जबकि एमएसएन से ना कुछ नहीं होने वाला है। 50% आपने क्राइटेरिया इसको फुलफिल कर दिया तो आप वैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे प्री के एग्जाम के अंदर। तो जी फॉर ग्रेविडा, टी फॉर टर्म बेबी, कि आपका टर्म बेबी आप सभी को पता है, टर्म, पीटर्म, पोस्टर्म आप सभी को पता है। नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। पी फोर प्रीटर्म, ए फोर एवॉर्शन, और एल फोर लाइव बर्थ, जिंदे बच्चे कितने हैं।
और वही सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। आपको यही तो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्रेग्नेंट, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्रेग्नेंट क्लाइंट मेकिंग हर फर्स्ट एंटीपार्टम विजिट, मतलब कि वो अपने फर्स्ट एंटीपार्टम विजिट के पास जा रही है, अपने फर्स्ट एंटीपार्टम विजिट के लिए जा रही है। तो शी हैज 2 ईयर ओल्ड सन, उसके पास पहले से क्या बच्चे हैं कि 2 साल का एक बच्चा है जो कि 40 वीक पे जन्मा हुआ है, जो कि 40 वीक पे जन्मा हुआ है। मतलब कि एक क्राइटेरिया तो ये हो गया। अब सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि पहले तो वो क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी बार प्रेग्नेंट होती है महिला उसको ग्रेविडा कहते हैं। चाहे वो अबॉर्शन हुआ हो उसका आगे जाके, मतलब प्रेग्नेंट तो हुई है, चाहे वो बच्चा टर्म हुआ हो चाहे प्री टर्म हुआ हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी महिला जो एक बार भी प्रेग्नेंट हुई है तो उसको ग्रेविडा के अंदर काउंट किया जाता है। तो इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट तो है, तो हम इसमें क्या करेंगे सर, +1 कर देंगे। क्या कर देंगे कि सर +1 हो गया। ग्रेविडा के अंदर सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट वुमेन, आगे बात समझ में। उसके बाद सी हैज अ 2 ईयर ओल्ड सन, मतलब एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई है, तो इसको हमने एक बार और लिख दिया कि सर 2 ईयर्स ओल्ड, मतलब उसके 2 साल का बच्चा है जो कि 40 वीक्स में हुआ है। मतलब कि जिंदा बच्चा है, जिंदा बच्चा है या नहीं है कि सर इसके अंदर जिंदा बच्चा हो गया। अबॉर्शन उसका हुआ नहीं है अभी तक, उसका प्रीटर्म नहीं हुआ है, टर्म बेबी हुआ है, तो इसका मतलब टर्म बेबी +1 हमने इसके अंदर कर दिया। करा या नहीं करा, सही बात है या नहीं बात है, बिल्कुल सही बात है। ए 5 ईयर्स ओल्ड डॉटर बॉर्न एट, एक उसके 5 साल की बच्ची भी है। साल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उससे मतलब है कि कब पैदा हुई है, जिंदी है या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 5 साल की उसकी बच्ची भी है जो कि 38 वीक्स पे हुई है। ठीक है भैया, तो मतलब फिर प्रेग्नेंट हुई है और एक टर्म बेबी दोबारा है, क्योंकि 38 वीक भी क्या होता है, टर्म होता है, और एक जिंदा बच्चा है या नहीं है कि सर बिल्कुल है। अब एंड 7 ईयर्स ओल्ड ट्विंस टुगेदर बॉर्न, एंड 7 ईयर्स ओल्ड ट्विंस टुगेदर बॉर्न 35 ईयर्स 35 वीक्स पे हुआ है, मतलब कि प्रीटर्म हुए हैं। क्या हुए हैं बच्चों कि सर इसको एक प्रीटर्म डिलीवरी भी हुई है कि सर, और कैसे हैं कि सर दो उसके क्या है, 7 ईयर्स ओल्ड ट्विंस जो हैं कि 2 बच्चे हुए हैं, मतलब कि एक फिर प्रेग्नेंट हुई थी एक बार, और उसके कितने बच्चे हैं अभी कि सर और 2 बच्चे और हैं जो कि 35 वीक्स पे जन्मे हैं। एंड शी हैड द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अपने आप ही अबॉर्शन हुआ है 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले उसको एक अबॉर्शन भी हुआ है। तो अबॉर्शन हुआ है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे सर, अबॉर्शन के अंदर लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। एंड 10th वीक्स पे यूजिंग द गटबाल फॉर्मेट एंड व्हाट द नर्स डॉक्यूमेंट, और मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे ये प्रेग्नेंट भी हुई है, अबॉर्शन के टाइम पे भी प्रेग्नेंट हुई है ना, तो उसी बात को लिख रहे हैं हम यहाँ पे। एंड डॉक्यूमेंट अबाउट द ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, मतलब कि यहाँ पे गटपाल स्कोर के बारे में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या देखा कि सर गटपाल, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वापस रिवाइज करके देखेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले जी के बारे में देखते हैं। जी का मतलब मैंने आपको बताया कि जितनी भी बार प्रेग्नेंट होती है उसको सबको लिखना है, जितनी बार बच्चे जन्मे हैं, टर्म बेबी है, प्रीटर्म है, उसको लिखना है, अबॉर्शन कितनी बार हुआ इसको लिखना है, सबको लिखना है। तो गटपाल कितना हुआ सर, 1 2 3 4 5, तो G5 हो गया। हुआ है नहीं हुआ कि सर बिल्कुल G5 हुआ। T4 टर्म, टर्म कितने बच्चे हैं कि सर 2 बच्चे और हैं उसके, टर्म प्रीटम बच्चे हैं, लेकिन ये तो प्रीटम बच्चे हैं ना, तो प्रीटम में लिखेंगे। टर्म बेबी कितने हैं कि सर, टर्म बेबी जो है वो 2 हैं, तो G टर्म बेबी 2 है। P कितना है कि सर P 1 है, मतलब कि प्रीटम बेबी कितने हुए हैं, प्रीटम डिलीवरी कितनी हुई है कि सर एक बार हुई है। बहुत बढ़िया। और अबॉर्शन कितना हुआ है उसका कि सर एक बार हुआ है, कि सर अबॉर्शन भी एक बार हुआ है। जिंदे बच्चे कितने हैं कि सर 4 हैं, कि सर 1 2 और 2 4, तो उसके जिंदे बच्चे कितने हैं कि सर 4 हैं। आपका गठपाल इसको निकल के आ गया। कोई समस्या यहाँ तक की, आपको यहाँ तक की कोई समस्या है? घटपाल स्कोर इजी है, आपको समझना है, वापस से समझना है, इस वीडियो को देखना है वापस से रिपीट मोड पे, तो आपको समझ में आ जाएगा आगे बात समझ में। तो घटपाल स्कोर से आप मैच करेंगे कि G5 यहाँ पे नहीं है, G4 है यहाँ पे, तो 2 वालों को खत्म करते हैं। G5 T2 दोनों में देखने को मिल रहा है। P1 है लेकिन ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे P2 दे रखा है, तो आंसर इज द 3
थी, जिसका भी आंसर है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। अगर आपने गढ़पाल स्कोर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरी फुल वीडियो जाके देखें। गढ़पाल स्कोर इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इतनी बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा गया है और हर एग्ज़ाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। आगे बात समझ में, मैं आपको एक चीज़ से और क्या कर विगत करवा देता हूँ कि जो फंडामेंटल है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो फंडामेंटल है और जो ओबीजी हैं, जितने भी यहाँ से टॉपिक्स हैं, जितने भी यहाँ से चैप्टर्स हैं, उनसे 100% हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट होती हैं, ये बेसिक होता है, फंडामेंटल जो है वो प्रैक्टिकल बेस होता है। फंडामेंटल के अंदर बच्चों कम से कम 20 टॉपिक्स हैं। क्या कितने हैं? 20 से 25 टॉपिक होंगे, तो इनसे हमेशा आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना आप। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना बच्चों, हमेशा 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और टॉपिक ओबीजी की बात करूँ तो ओबीजी के अंदर भी कम से कम इतने ही टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग आपसे कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस हमेशा आपको अपने साथ रहते हैं, किसके? ओबीजी और फंडामेंटल के। तो घबराना नहीं है, इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ के जाओ, 100% आप अच्छा करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ए नर्स इज असेसिंग द प्रेग्नेंट क्लाइंट। एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नर्स असेस कर रही है प्रेग्नेंट क्लाइंट को, एंड क्लाइंट ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर हु इज अ क्लिनिकल फाइंडिंग इज एक्सेप्टेड रेस्पॉन्स ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या करेगा वो? थर्ड ट्राइमेस्टर का है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है? देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक आपको आना चाहिए। देखो, जब भी जैसे-जैसे आपका बच्चा ग्रो होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हमारा जिफर्ड प्रोसेस तक पहुँच जाता है बच्चा। आपने पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कौन-कौन से लेवल पे कब-कब पहुँचता है, इंपॉर्टेंट है चीज़ें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, डिस्निया नहीं देखने को मिलेगा। कभी भी रेस्ट जब करेगी तो डिस्निया नहीं देखने को मिलेगा। रेस्ट जब भी कोई करेगा तो अपनी अच्छी पोज़ीशन में करेगा, जिससे उसको किसी भी तरह की कोई पोज़ीशन में क्या नहीं हो, डिफ़िकल्टी नहीं हो। अब मैं आपसे बात करूँ एक, कि अगर मैं रेस्ट करने जाता हूँ तो मुझे रेस्ट की जो कंफर्टेबल पोजीशन होगी, जिसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसी पोजीशन को चूज़ करूँगा कि सर बिल्कुल करूँगा। तो डिस्निया उसको रेस्ट के टाइम पे नहीं हो सकता। डिस्निया उसको रेस्ट के टाइम पे नहीं हो सकता। डिस्निया एक डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है कि उसको साँस लेने में तकलीफ़ आ रही है। वो होता है लेकिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन एक्सर्शन, जब वो निकालेगी अपने साँस लेती है तो उसको क्या होती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। उसी बात को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, अब आपको ये क्या करना है कि सर ये हमारा एब्डोमेन है, ठीक है? ये हमारा एब्डोमेन है और ये हमारी ज़िफ़ाइड प्रोसेस है। ये सॉरी हमारा ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है और ये हमारा ज़िफ़ाइड प्रोसेस है और ये हमारा अम्ब्लाइकस वाला पोर्शन है। ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझना है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 वीक्स पे आपका जो यूट्रस होता है, यूट्रस की हाइट ऑफ द यूट्रस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हाइट ऑफ यूट्रस के ऊपर, कि हाइट ऑफ यूट्रस क्या होने वाली है। 12 वीक्स पे कितनी होती है, तो आपको बताना है कि सर प्यूबिक सिम्फाइसिस पे होती है। कितनी होती है कि सर प्यूबिक सिम्फाइसिस पे 12 वीक पे आपको देखने को मिलता है। अब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बिटवीन द अम्ब्लाइकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस पे 16 वीक्स पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ कि सर मिडवे ऑफ अम्ब्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है कि सर 16 वीक्स पे आपको मिडवे पे देखने को मिल रहा है। कि सर 20 वीक पे आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो लोअर पोर्शन ऑफ अम्ब्लाइकस वाला है, कि सर 20 वीक्स पे आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? कि सर लोअर पोर्शन ऑफ अम्ब्लाइकस, LPU मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर फुल डिटेल में आपको क्लास लेनी है तो मेरी पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, उसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई हैं, कैसे-कैसे आपको देखने को मिलता है। और अगर सर मैं इसकी बात करूं कि सर अपर लेवल की, तो अपर लेवल पे आपको 24 वीक्स के अंदर देखने को मिलेगा। कि सर अपर लेवल ऑफ लोअर पोर्शन या फिर अपर पोर्शन ऑफ अम्ब्लाइकस। आगे बात समझ में कि सर अब यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है, कैसे कैसे देखने को मिलता है, मैं आपसे बताता हूँ
कि सर एक होता है 28 वीक्स, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसके हम 1/3 पोर्शन करेंगे। इसका जो पार्ट है बच्चों, ये 1/3 बिटवीन 1/3 बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्लाइकस, मतलब 1/3 पोर्शन फ्रॉम अम्लाइकस, मतलब कि अम्लाइकस से 1/3 प्रोसेस को आप देखोगे तो 1/3 वाले पार्ट पे आपको 28 वीक्स पे आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाता है। और कहाँ देखने को मिलता है कि 36 वीक पे 2/3 वाले पोर्शन पे देखने को मिलता है। 2/3 जो कि किससे है, अम्लाइकस से 2/3 वाले पोर्शन पे आपको कहाँ देखने को मिलता है, 34 वीक पे, 34 वीक पे देखने को मिलता है। और 36 वीक पे हमारा कहाँ देखने को मिलता है आपको, यूट्रस जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, आपके जिफाइड प्रोसेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पूरा तरह से समझना है, अच्छी तरह से समझना है, तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आपको बस इन पॉइंट्स को याद रखना है, सिंबल जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, उनसे ही आपका बेड़ा जो है वो पार हो सकता है। आगे क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइट ऑफ यूट्रस एट 12 वीक्स पे कहाँ होगी, तो आपको सिंपल से फ्यूबियस आंसर करना है। एट 24 वीक्स पे कहाँ होगी, तो आपको बताना है कि सर अपर पोर्शन ऑफ अम्बलाइकस पे होगी। अगर 36 वीक पे पूछा जाता है तो जिफॉइड प्रोसेस पे होगी। और जैसे ही 36 वीक पूरे होते हैं वैसे ही ये क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। मतलब 40 वीक्स पे आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपसे क्वेश्चन करे कि 34 वीक पे कहाँ देखने को मिल रहा था, वहीं पे आपको 40 वीक्स पे आपको देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? अब इसका तात्पर्य क्या है समझाने का, देखो जैसे ही हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हमारा जो यूट्रस है, वो हाइट ऑफ यूट्रस है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है मतलब जिफॉइड प्रोसेस तक जाती है। और जिफॉइड प्रोसेस पे क्या देखने को मिलता है आपको बच्चों, कि सर यहाँ पे डायफ्राम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों, डायफ्राम देखने को मिलता है, जो कि कैसी मसल होती है, हमारी रेस्पिरेटरी मसल होती है। कैसी होती है, कि सर रेस्पिरेटरी मसल होती है। रेस्पिरेटरी मसल होती है डायफ्राम। और रेस्पिरेटरी मसल को अप एंड डाउन होने के लिए स्पेस की जरूरत होती है, लेकिन वहां पे यूट्रस आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगी, कम एंड कम अप डाउन होगी। क्या होगी वो, उसको स्पेस कम हो गया तो कम अप डाउन होने के चांसेस होते हैं। कम अप डाउन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। आगे सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बातें हैं, आपको समझनी है और आंसर को करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? अगर मेरी इस वीडियो आज तक की वीडियो जो है हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।